अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उज़ैफ़र अली और आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ ट्रांसपोर्ट। तो बेटे इससे पहले ना हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को कंप्लीट कर लिया था। अब स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। ओके जी। तो बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, स्पेशली एनिमल्स में। तो पहले यहाँ पे बात लिखी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये है मेरे पास एक ही सेल। इस सेल के अंदर सपोज करो ये फूड पार्टिकल सिंथेसाइज हुआ या इसने बाहर से एटमॉस्फेयर से लिया। ठीक है, अब इसने ले तो लिया। अब क्या बताओ ज़रा मुझे, ये एक ही सेल है, क्या इसको इस फूड पार्टिकल को यहाँ पे ले जाने में कोई मसला होगा? नहीं होगा। जिस तरीके से आपके हाथ में एक चीज़ है, आपको अपने दूसरे हाथ पे लेने में कोई मसला नहीं होगा, इसी तरीके से ये एक सेल है, इसके अंदर ये फूड मटेरियल आया है, फूड पार्टिकल आया है, इसको पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, कोई मसला नहीं है। सिमिलरली ये फूड पार्टिकल था, अब यहाँ पे सपोज करो कोई वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है इस सेल के अंदर, हमारे पास कोई वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो ये वेस्ट प्रोड्यूस सिंपली यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो कोई ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑन कॉन्ट्रेरली जो हमारे पास हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या उनकी बॉडी में ये सिस्टम हो सकता है? आप बोलेंगे सर कैसे हो सकता है? क्योंकि उनकी बॉडी में चीज़ें एक दूसरे से दूर दूर हैं। मिसाल के तौर पे जहाँ पे ऑक्सीजन बन रही है वो जगह अलग है, मतलब वो जगह दूर है सबसे, और जहाँ पे फूड की सिंथेसिस मतलब फूड की डाइजेशन हो रही है और एनर्जी रिलीज हो रही है वो जगह अलग है। उन जगहों पे तो ऑक्सीजन और फूड उनको तो मिल जाएगा, पर क्या पूरी बॉडी को मिलेगा? नहीं। जैसे जीआई सिस्टम में हमारे पास फूड फूड तो सिंथेसाइज, फूड की ब्रेकडाउन तो हो गया, एनर्जी तो रिलीज हो गई, पर क्या पूरी बॉडी में ये प्रोसेस हुआ? नहीं। पर बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना, तो ये फूड की एनर्जी बॉडी में कैसे पहुंचेगी? उसके लिए हमारी ज़रूरत पेश आएगी सर्कुलेटरी सिस्टम। सेम गोज़ फॉर लंग्स के अंदर, जैसे ऑक्सीजन थी जो मैंने पीछे वाले टॉपिक्स में आपको बताया था। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है हमारे पास? सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रा बात कर लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारे पास चीज़ें जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हार्मोन्स और डिफेंस प्रोटीन्स को अपने अंदर कैरी करता है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाता है। सही है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाएगा। सही है। न्यूट्रिएंट्स है, पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाएगा। हार्मोन्स है, किसी सेलेक्टिव ऑर्गन या फिर सेलेक्टिव साइट पे जाकर डिपॉजिट करेगा। और वो जो ऑर्गन्स और वो जो जिन जगहों पे उसने ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिपॉजिट किया है वो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोड्यूस करके देंगे, तो ये वेस्ट को अपने साथ लेकर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने साथ लेकर आएगा। दो तरह के हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होते हैं आपके ओपन और एक होते हैं आपके क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास ब्लड फ्लोज थ्रू द स्पेसेस अमंग टिश्यू, सो इट डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू, इट रिमेन्स फिल्ड इन द ओपन टिश्यू एंड कॉल्ड साइनसेस। बेसिकली यहाँ पे ना बच्चे ये बात हो रही है, पहले मैं आपको समझाता हूँ हमारा ब्लड सिस्टम कैसा है। इंसानों का है क्लोज्ड। क्लोज्ड में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारा ब्लड ना, हमारा जो ब्लड है वो ब्लड वेसल के अंदर रहता है। हमारा ब्लड जो है वो ब्लड वेसल के अंदर रहता है, ये हमारा ब्लड ब्लड वेसल के अंदर ट्रैवल करता है। ऑन कंट्रेरली जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में ब्लड डायरेक्टली कहाँ पे आ जाता है, मतलब उनमें ब्लड वेसल्स होती नहीं है, मतलब उनकी पूरी बॉडी में ब्लड ऐसे ही फिर रहा होता है, यानी दे कम डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द टिश्यू। जबकि हमारी बॉडी में वो टिश्यूज या ऑर्गन्स के डायरेक्टली ब्लड कांटेक्ट में नहीं आता, उनके बीच में ब्लड वेसल होती है। ओपन सर्कुलेटरी में ये सिस्टम नहीं होता। अब क्या होता है हमारे पास, अब वहाँ पे ब्लड से टिश्यूज़ के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया, ब्लड फाइनली किस में एंटर कर लेगा? किसी ऑर्गन में या हार्ट में, जो इसको वापसी किसके अंदर पंप कर दे? ब्लड वेसल के अंदर पंप कर दे। ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिखाते हैं। खैर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रैवल करता है और नेवर कम्स इन कॉन्टैक्ट केम्स आउट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टिश्यूज। इंसानों का ब्लड सिस्टम कैसा है? इंसानों में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कैसा है? इंसानों में है क्लोज्ड। और इंसानों में तीन चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट की। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट को आप ऐसे समझें जैसे कोई गाड़ी है, कोई माल गाड़ी है और कोई रोड है और कोई बड़ा अड्डा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रोड्स की, ब्लड वेसल्स की, जो अपने ऊपर क्या चलाती हैं? गाड़ियाँ, यानी जो अपने ऊपर क्या चलाती हैं? गाड़ियाँ। और वो रोड्स कौन है हमारे पास? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इनमें गाड़ी कौन सी चलती है? इनमें गाड़ी चलती है हमारे पास ब्लड। ठीक है, हमारे पास ब्लड वेसल जो कि रोड है और उन रोड्स का क्या नाम है? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। फिर आ जाओ हार्ट पे। हार्ट क्या है हमारे पास? हार्ट वो अड्डा है जो सारी गाड़ियों को बोलता है कि तुम जाओ फलाना रास्ते पे, और जो गाड़ियाँ इसके पास आती हैं उसको भी बोलता है कि तुम जाओ फलाना रास्ते पे। यानी हार्ट क्या है हमारे पास? पंपिंग ऑर्गन है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ मैन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। ब्लड पे जो कि अपने अंदर चीज़ें फिल लेके जा रहा होता है, हार्ट पे जो ब्लड को पंप कर रही होती है। जैसे मोटर का क्या काम होता है? पानी को एक जगह से ऊपर दूसरी जगह पहुंचाना ना, हार्ट का भी यही काम है, ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाना। और ब्लड वेसल जिनके अंदर ब्लड जाएगा, और वो ब्लड वेसल कौन है? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज।
ओके जी, अब यहाँ पे ना कुछ ब्लड की कंपोजिशन की बात की गई है। मैं आप लोगों को कंपोजिशन बताऊंगा यहाँ से, ये आप ना पढ़ें, मैं आपको डायरेक्ट इससे पढ़ाऊंगा। ये बहुत अच्छी वो है, क्या कहते हैं, अच्छी समरी दी हुई है इन्होंने स्टार्ट की फॉर्म में। ऑल राइट। ये है मेरे पास ब्लड, ये है मेरे पास ब्लड। ब्लड 100%, ब्लड हमारे पास 55% बनता है किससे, प्लाज्मा से, और 45% बनता है किससे, प्लेटलेट से। ओ 45% बनता है कॉर्पसल से यानी सस्पेंडेड सेल से। अब ये प्लेटलेट्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं, आई डोंट नो इन्होंने अलग क्यों लिखा है। दोबारा देखते हैं, ब्लड हमारे पास बनता है, ब्लड 100% है, और ब्लड में 55% कौन कंट्रीब्यूट करता है, प्लाज्मा, और 45% कौन कंट्रीब्यूट करता है, रेड सेल्स, सिंपल सेल्स। सही है, और ये प्लेटलेट्स भी उसी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, जो बच्चे प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा वो 90% वाटर है, वो 90% वाटर है। रिमेनिंग 10% क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे कि सीरम, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन, और फिब्रिनोजन। एक मैं दोबारा समझाऊंगा। और जो हमारे पास सेल्स हैं उसमें दो तरह के सेल्स हैं, एक है हमारे पास आरबीसीज और एक है हमारे पास डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज दोबारा देख लो। ब्लड 55% किससे बनता है, प्लाज्मा से, 45% बनता है सेल से। 55% प्लाज्मा में जो 90% हमारे पास प्लाज्मा की कंपोजिशन है वो क्या है, वाटर। रिमेनिंग 10% के अंदर हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स आती हैं, जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रोनिजन, और हमारे पास न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट भी आता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है, यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटिन, कार्बन डाइऑक्साइड, और फूड पार्टिकल्स भी आते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और वाइटामिन वगैरह। सही है बच्चे, और इसके अंदर हार्मोन्स भी होते हैं। प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा पार्ट प्लाज्मा के लिए था। ओके जी, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आरबीसीज की, जो कि किसका पार्ट थे हमारे पास, आरबीसी जो हमारे पास किसका पार्ट थे, सेल वाला पार्ट थे ब्लड का। ये थे हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी। शेप कैसा होता है इनका, बाय कॉन्केव होता है, बाय कॉन्केव डिस्क लाइक शेप होता है इनका, बाय कॉन्केव डिस्क लाइक। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इस तरह से इनका शेप होता है, बायकॉन्केव टेक्स्ट लाइक शेप होता है, और साइज इनका होता है 0.007 टू 0.008 मिलीमीटर इन डायमीटर। कंपोजिशन क्या होती है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। रेड पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन बाइंड करती है, और इस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन होता है। क्वांटिटी इनकी पर क्यूबिक मिलीमीटर 5 मिलियन है, 50 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी इतने से डॉट में तकरीबन 5 मिलियन आरबीसीज होते हैं आपके खून के। बनते कहाँ पे, बोन मैरो में। जिंदा कब तक रहते हैं, 120 दिन तक, और जाके तबाह कहाँ पे होते हैं, स्प्लीन में और लिवर में। फंक्शन क्या है, लंग्स से ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, और बाकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लाके लंग्स को देना ताकि वो बॉडी से बाहर निकाल दें। हीमोग्लोबिन क्या है हमारे पास, चलो जी, आरबीसी के अंदर होता है हमारे पास क्या, ये आरबीसी है, इनके अंदर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बनता है हमारे पास, हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है किसमें, आयरन में। आयरन जो कि हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है, और बाइल पिगमेंट में, जो हमारी फीसिस के जरिए, एक्सक्रीशन के जरिए, एजेशन के जरिए बाहर आ जाता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की। आरबीसीज तो हो गया, बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज ना हमारे पास दो तरह के हैं, डब्ल्यूबीसीज दो तरह के हैं। एक वो डब्ल्यूबीसीज जो है ग्रैनुलोसाइट्स, मतलब तुम उनको देखोगे तो उनके अंदर ऐसे ग्रैन्यूल्स पड़े हुए होंगे इस तरीके से, ठीक है। और एक वो डब्ल्यूबीसी जिनके अंदर ग्रैन्यूल आपके नहीं होते, यानी सिंपल ऐसे होते हैं, ठीक है। जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं हमारे पास वो तीन तरह के हैं, बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और यूजेनोफिल। बेंटन देखा है ना आपने, बैन याद कर लो, बेजोफिल, यूजेनोफिल और न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, यूजेनोफिल और न्यूट्रोफिल। और आते हैं एक ग्रैनुलोसाइट्स। एक ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर हमारे पास आते हैं मोनोसाइट्स, और आते हैं लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स ना ये ब्लड के अंदर होते हैं, जब ये टिश्यूज़ के अंदर चले जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, मैक्रोफेजेस। क्या बन जाते हैं, मैक्रोफेजेस। ओके जी, अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज के बारे में। हाँ, डब्ल्यूबीसीज हमारे पास क्या होते हैं, दे आर कलरलेस, मतलब इनका कोई कलर नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखें, दे आर कलरलेस, इरेगुलर शेप, उनका सेल भी इरेगुलर होता है, और ये हमारे पास काफ़ी बड़े होते हैं आरबीसीज हैं। इनका काम क्या है, ये हमारी बॉडी के ना डिफेंस सेल हैं, जो हम कहते हैं ना इम्यून सिस्टम बनता है डब्ल्यूबीसीज से। ये क्या करते हैं, जम्स को मारते हैं जो हमारी बॉडी में घुसने की कोशिश करते हैं। बहुत तरह के डब्ल्यूबीसीज हैं, उनके फंक्शन की बेसिस पे आओ देखते हैं। सबसे पहले तो ग्रैनुलोसाइट्स, इसके अंदर क्या आते थे हमारे पास, बेजोफिल, यूजेनोफिल और न्यूट्रोफिल। मेरा मेमोनिक याद कर लें, आसान हो जाएगी। बेजोफिल, बेन, तो बेजोफिल, यूथेनोफिल और न्यूट्रोफिल।
बेसोफिल हमारे पास पूरे WBC का 62% है और इसके अंदर तकरीबन 2 से 5 लोग हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये न्यूट्रोफिल है, सॉरी बेसोफिल नहीं, सॉरी न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल पूरे WBC का 62% है और ये हमारे पास 2 से 5 लोग होते हैं। मतलब इनका न्यूक्लियस कुछ इस तरीके का होता है, ये 1 2 3 4 और ये 5 लोब होते हैं इनके न्यूक्लियस में ऐसे, सही है। और इनका काम क्या है, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, डायरेक्टली जाके खा जाते हैं बैक्टीरिया को। फिर आते हैं यूजेनोफिल, जिसमें न्यूक्लियस बाइलोब होता है, मतलब 2 लोब होते हैं न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से, ये पहला लोब और ये दूसरा लोब। ये हमारे पास इन्फ्लामेशन में एक्टिव होते हैं और पैरासाइट पे हमला करते हैं। ये पूरे WBC का सिर्फ 2% होते हैं। फिर आ जाओ बेसोफिल्स पे, बेसोफिल भी यही होते हैं, बाइलोब होते हैं और ये सिर्फ लेस देन 1% होते हैं। ये कब आते हैं हमारे पास, ये हमारे पास हेपेरिन रिलीज़ करते हैं ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो, और हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं जिससे इन्फ्लामेशन होती है। फिर आते हैं हमारे पास ए ग्रैनुलोसाइट्स, जो कि हमारे पास 3 से 4 गुना बड़े होते हैं, किससे, उससे RBC से। और ये क्या होते हैं हमारे पास, राउंड होते हैं, गोल होते हैं ऐसे, सही है। और इनका न्यूक्लियस भी लोब्ड होता है। ये 3% होते हैं पूरे WBC के। इनका काम क्या है कि ये बड़े बड़े पार्टिकल्स को खा जाते हैं थ्रू फेगोसाइटोसिस। फिर आते हैं हमारे पास लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये RBC से थोड़े से बड़े होते हैं और ये 32% है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे बताओ 2 WBCs जो मेजॉरिटी बनाती है हमारे पूरे WBCs की, तो एक होंगे न्यूट्रोफिल जो कि पूरे WBC का 62% है, एक होंगे लिम्फोसाइट्स जो कि पूरे WBC का 32% है। ये दोनों मिलके कितना बना देंगे, 94%। रिमेनिंग 6% बाकी के ये हैं, सही है। इनका काम क्या है, ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ हो गए, या डायरेक्ट जाके वायरस सेल के अगेंस्ट लड़ना हो, पैरासाइट्स के अगेंस्ट लड़ना हो, ये सब इन्हीं का काम है, ये सब इन्हीं की डोमेन है। ओके, ऑल राइट। फिर आते हैं हमारे पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आप लोगों ने देखा होगा ना, जब कट लग जाता है तो अचानक से खून बहता है, फिर खून बहने के बाद हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे एक पिन बन जाती है। उस पिन को हम क्या नाम देते हैं, वो बेसिकली प्लेटलेट्स होते हैं जो हमारे खून को रोकते हैं, कट बनने को रोकते हैं। और उस जो पिन बनती है हम उसको क्या नाम देते हैं, क्लॉट, जो कि बेसिकली ब्लीडिंग को रोकता है, हमारी ब्लीडिंग को होने से रोकता है। और इसमें हमारे पास प्लेटलेट्स का साथ देने कौन आते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, जो हमने पढ़े थे, विच इज़ फिब्रिनोजेन। ओके बच्चे, तो ये था हमारे पास तकरीबन ब्लड की कंपोजिशन। उसके बाद अगला चैप्टर, अगला पोर्शन इसी चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे। कौन सा स्टार्ट करेंगे, बल्कि काम करते हैं डिसऑर्डर्स अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हार्ट से स्टार्ट कर लेंगे। सही है जी। ब्लड डिसऑर्डर्स हमारे पास कौन से हैं, सबसे पहला डिसऑर्डर है हमारे पास ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया कैंसर है किसका, WBCs का, जिसमें WBCs का जो हमारे पास एवरेज काउंट होता है ना पर क्यूबिक मिलीमीटर, वो 4000 से 11000 होता है, 4000 से 11000। ल्यूकीमिया में ना बच्चे ये नंबर 55,000 तक पहुंच जाता है, 55,000 तक, 55,000 से 1 लाख तक, ये इतना ज़्यादा नंबर है, ये बड़ा नुकसानदेह है। लेकिन इसमें जो हमारे पास WBCs है ना, ये इमेच्योर है। WBC का काम क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल से लड़ना। इसमें WBCs ना इमेच्योर होते हैं, ये लड़ नहीं पाते, तो बंदा और इन्फेक्टेड रहता है। और ये सारे कुछ उसके सिम्टम्स हैं, दिखाता हूँ। ये सिम्टम्स क्या हैं, बंदे को फीवर और चिल होगी, इन्फेक्शन होते रहेंगे क्योंकि उसके WBCs ना वो हैं, मतलब इमेच्योर हैं। लिम्फ नोड्स बड़े हुए होंगे क्योंकि लिम्फ नोड्स के अंदर जाके उनकी किलिंग हो रही होगी WBCs की। खून आसानी से बहेगा। टिंग रेड स्पॉट्स होंगे स्किन पे। हड्डियों में दर्द होगा क्योंकि हड्डियों के अंदर WBCs बनते हैं। थकावट मुस्तकिल रहेगी और कमज़ोरी हो जाएगी। इवन वजन तक गिर जाएगा और लिवर और स्प्लीन भी बड़े हो जाएंगे क्योंकि लिवर और स्प्लीन के अंदर ही जाके WBCs मरते हैं। नोज ब्लीडिंग रिकरेंट रहेगी, यानी फौरी रिकरेंट के मायने होता है वक्तन वक्तन होती रहना। तो नोज ब्लीडिंग, नाक से खून वक्तन वक्तन निकलता रहता है और इवन ठंडे पसीने आते हैं हाथ में। ल्यूकीमिया के कॉजेज़ क्या हैं बच्चे, ये जितने भी कैंसर होते हैं ना हमारे पास, तकरीबन सारे के सारे जेनेटिक होते हैं। तो हमारे पास ये तो उसका या तो उसका जेनेटिक या तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, या फिर आप किसी केमिकल से एक्सपोज हो गए। कुछ केमिकल जाके ना म्यूटेशन करवा देते हैं बोन मैरो के अंदर, जिससे WBC बनने वाले सेल ना वो हो जाते हैं, फिर कैंसर बन जाता है वो, तो फिर वो ख़तरनाक हो जाते हैं। स्मोकिंग होगी या फैमिली हिस्ट्री होगी। अब चलते हैं थैलीसीमिया पे। थैलीसीमिया ना ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, मतलब ये कोई कंडीशन नहीं है। इसके अंदर ना 3-4 चीज़ें आती हैं, वो आप लोग आगे जाके पढ़ोगे। एक होता है थैलीसीमिया माइनर और एक होता है थैलीसीमिया मेजर। इसमें हमारे पास ना RBC के अंदर ना जो हीमोग्लोबिन होता है वो बनता है 4 चेन से। उन 4 चेन को ना 4 जीन्स डिकोड करती हैं। अगर एक जीन में मसला होगा तो मसला नहीं है, अगर 2 जीन में मसला होगा ना तो बंदे को होगा थैलीसीमिया माइनर। और अगर 3 जीन में मसला हो जाएगा ना, मतलब सॉरी, अगर 2 जीन में मसला हो जाएगा ना हमारे पास, तो हम उसको कहेंगे, हाँ सॉरी, थैलीसीमिया माइनर तब होता है जब 4 में से एक जीन मसले में हो, और थैलीसीमिया मेजर तब होता है जब 4 में से दो में मसला हो, 2 में डिफेक्ट हो। पढ़ लेते हैं। इसमें फिर हमारे पास क्या होगा, RBC सही से बनेंगे नहीं। जब RBC सही से बनेंगे नहीं तो वो ऑक्सीजन कहाँ कैरी कर पाएंगे। इसकी वजह से बंदे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। पीलिया होगा, रेस्टलेस होगी, थकावट होगी, स्लोड ग्रोथ होगी और प्यूबर्टी डिलेड होगी। RBC का शेप अजीब सा होगा तो वो जाके उसमें मरने लग जाएंगे लिवर में।
जिसकी वजह से लिवर का शेप लिवर बड़ा हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, पेशाब का कलर काला होगा और जॉन्डिस हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत तेज़ हो गया होगा। आरबीसी के ब्रेकडाउन की वजह से आयरन रिलीज होता है, उससे बाइल की प्रोडक्शन होगी और फाइनली जॉन्डिस हो जाएगा। थैलेसीमिया मेजर में हमारे पास क्या है, वही है जो मैंने आप लोगों को बताया, यही सारे वो सिम्टम्स डेवलप करेगा। बस इसमें ना बच्चे बच्चे की थैलेसीमिया मेजर में ना कभी कभार बच्चे पहले ही साल में ही इन्ना लिल्ला हो जाता है उन बच्चों का, ठीक है। और थैलेसीमिया माइनर जो जो वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ओके जी। तो ये था हमारे पास थैलेसीमिया मेजर। अगले चैप्टर से ह्यूमन ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे।